Hey everyone, so welcome to Mentometer by Kalpana Film and this is topic 4। काफी बड़ा टॉपिक है बिकॉज इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट भी हैं और उसके अलावा काफी जो है डिटेल डिस्कशन है जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ट्रिब्यूनल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, प्रिजन रिफॉर्म्स, डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है उसको, लीगल सर्विस अथॉरिटीज, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से टेली लॉ सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट सेवा प्रोटोकॉल, बॉडीली ऑटोनोमस एंड इंटीग्रिटी, सील्ड कवर जुरिडिक्शन या फिर जुरिप्रूडेंस एंड ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, टैब एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, curative petition, split verdicts, and doctrine of resident jurisdiction। उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ फिथ एंड सब्सटेंसेस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ग्राम न्यायालय, नार्को टेस्ट एंड NAFIS जिसमें कि फिंगरप्रिंट इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बात की गई है, NCLT एंड ट्राइमैक। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके और थोड़ा बड़ा टॉपिक है सो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इसमें 2 आवर्स लग जाएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि या तो छोटी छोटी 2 वीडियोस डाल दूँ या 3 डाल दूँ इसमें, बट एक कंबाइंड वीडियो भी मैं इसका डाल दूंगी अलग से, जो कि मैंने 3 टॉपिक्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 करके जो कंबाइंड वीडियोस हैं। उसके अलावा आप उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड पार्ट 6 6 वीडियोस हैं छोटी छोटी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कवर करते हो, बट ये कवर करना ही है, ये मैंडेटरी है। और अगर आपको, क्योंकि ये चीजें जो है करंट अफेयर की आपको कंप्लीट करनी होंगी अगर आपने न्यूज़पेपर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो लेट्स डिस्कस अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये मैंने जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने जो है बहुत डिटेल में कराया है स्टैटिक पोर्शन में, तो आप जो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। व्हाई इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट objected to frivolous public interest litigation यानी कि PIL petition and imposed penalties on petitioners for filing luxury litigations। यानी कि luxury litigation का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी PIL फाइल कर रहे हो बिकॉज आप अपने लिए तो नहीं कर सकते, ये या तो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट्स के लिए आप फाइल कर सकते हो। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनको फेम चाहिए और फेम लेने की वजह से वो है PIL फाइल कर देते हैं, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो है किसी वेलफेयर के लिए PIL नहीं डाली गई है, बल्कि ये लग्जरियस लिटिगेशन है, लग्जरी लिटिगेशन है जिसमें कि लोगों को या जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस होने के लिए भी लोग कर रहे हैं। तो अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसके बारे में अगर बात करते हैं PIL के, सो PIL जो है इट इज यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, यानी कि ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को बचाने के लिए और किसी भी चीज का इस टाइप का कंसर्न रेज करने के लिए जो है PIL फाइल की जाती है एंड रेज इशू ऑफ बोर्ड पब्लिक कंसर्न, यानी कि एक बहुत ही बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करके और तब PIL फाइल की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार में जो जेल में बहुत सालों से कैदी बंद थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी और उसके वजह से जो है वो बिना किसी ऐसे बहुत बड़े क्राइम के भी सजा काट रहे थे। तो ये जैसे एक कंसर्न ये हो सकता है। उसके अलावा हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बहुत फैक्ट्री से जो भी वेस्ट है अगर किसी भी वाटर बॉडी में जा रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट इज अनदर कंसर्न। एक्सप्रेशन PIL हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिप्रूडेंस या फिर अमेरिकन, ये कह सकते हो कि वहां पे इस टाइप की चीजें होती हैं तो वहां से लिया गया है। PIL इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल 39A which makes sure that the state secures and provides justice without any discrimination, यानी कि स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री, कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है ये न्याय प्रोवाइड करवाया जा रहा है बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड। तो इसमें कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो कास्ट के बेस पे, ना ही रिलीजन के बेस पे और ना ही क्रीड के बेस पे, यानी कि ओरिजिन वगैरह के। PIL की जो पावर है
PIL is the power given to the public by court, यानी कि कोर्ट ने जो है पब्लिक को ये पावर दी है कि उसमें से कोई भी जैसे NGOs वगैरह करते हैं PIL फाइल, या फिर कोई वकील भी कर सकता है, बहुत एक बड़े ग्रुप को ध्यान में रखते हुए. तो if we talk about public interest cases may arise from both public and private law matters. Some of the matters which are considered under PIL are बॉन्डेड लेबर, या फिर एट्रोसिटीज, वुमेन के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, या कि उनका एनवायरमेंट जो है वुमेन के लिए अच्छा ना हो ऑफिसेज वगैरह में, या एक्सप्लॉइटेशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, फूड एडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ द हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि कुछ भी खराब हो रहा हो, या फिर पर्टिकुलर किसी रिलीजन या किसी प्लेस को लेके. इसके अलावा PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों में PIL फाइल की जा सकती है. इम्पॉर्टेंट जुडिशियल pronouncement in context of PIL, जैसे SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में, in any member of the PIL or NGO acting bona fide can invoke writ jurisdiction of High Court or Supreme Court under Article 226, या फिर जो है ये हाई कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, रेस्पेक्टिवली redressal against violation of legal or constitutional rights of person who due to social or economic or any other disabilities can't approach court. यानी कि जो लोग जो मतलब आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हैं और अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट को, उनके जो है बिहाफ पे भी PIL फाइल की जाती है, बहुत सारे जो है राइट्स को लेके. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में PIL ब्रॉट अगेंस्ट गंगा वाटर पोल्यूशन, क्योंकि अगर गंगा का वाटर पोल्यूटेड होगा तो फिर जो है इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में जो है गंगा वाटर जाता है, और उसके पोल्यूशन की वजह से जो है लोगों की हेल्थ बिगड़ सकती है. और ये जो है पोल्यूशन अगर आपकी जो है फूड साइकिल में चला जाता है, सो दैट विल क्रिएट रियली अ प्रॉब्लम. सो इसी की वजह से पिटीशन ऑल्दो नॉट अ riparian owner entities to move the court of enforcement of the statutory provision, as he is a person interest in protecting lives of people using Ganga water. So यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड ऑफ PIL. सबसे पहले जो 1976 में जो है जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मुंबई में कामगार सभा या फिर अब्दुल थाई केस में जो है PIL का कह सकते हो कि आपने स्टार्ट हुई थी. व्हेन अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशन वाज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 के टाइम पे ये पिटीशन फाइल की गई थी. फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दैट फोकस्ड ऑन द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द प्रिजन एंड अन ट्रायल्स. यानी कि जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है लोगों को जो है किसी भी छोटे छोटे क्राइम्स के लिए जो है जेल में बंद किया गया है, और बिना ट्रायल के ही बहुत सालों से लोग 10 साल हो गए, किसी को 4 साल 5 साल बिना ट्रायल के ही वो लोग सजा काट रहे हैं, विच इज नॉट actually good. It is really inhuman. New period of PIL movement was started by Justice PN Bhagwati in SP Gupta versus Union of India case, जिसमें PN भागवती को जो है बोला जाता है फादर ऑफ PIL. तो ये चीजें आपको पता होंगी, 1981 में आया था. तो ये था इसका बैकग्राउंड. PIL कैन बी फाइल्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया पिटीशन एंड नॉट बी अग्रेव्ड पर्सन, यानी कि जिसका जो प्रॉब्लम है वो फाइल नहीं कर सकता, बट एक पब्लिक एट लार्ज को कंसर्न रख के आप PIL फाइल कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशन नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एजेंडाज बट पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, पर्सनल एजेंडा से नहीं. कोर्ट में टेक अवेयरनेस ऑफ अ मैटर इफ इट इज पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड कैन ऑल्सो बी अपॉइंट एन एडवोकेट, यानी कि एक एडवोकेट को भी अपॉइंट किया जा सकते हैं. अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल की. NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनवायरमेंट वगैरह के लिए है, तो NGT की यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट NGT इज subordinate to High Court in so far as territorial jurisdiction is concerned regarding an order prohibited construction,
work at Rishikonda Hills in विशाखापट्टनम। तो रीजन इज दैट क्योंकि ये मेनली जो है एनवायरमेंट को लेके ही है एंड प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्शंस जो भी ऋषिकोंडा हिल्स में विशाखापट्टनम के लिए ये जो है बात की गई है। तो अब बात करते हैं कि न्यूज में किस लिए था ये। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ द स्टैच्यूटरी ट्रिब्यूनल, यानी कि स्टैच्यूटरी ट्रिब्यूनल अगर कोई भी जो है जुरिडिक्शन देता है बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर विल प्रिवेल उसके जो है अगेंस्ट में। अर्लियर एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ruled that order of the tribunal under Article 323 clause A and 323 clause B of the Constitution are subjected to writ jurisdiction of High Court, यानी कि इक्वल होगा जैसे कि आर्टिकल 226 में आप कोई भी जो है डिस्प्यूट लेके जाते हो तो रिट जारी करता है हाई कोर्ट, उसके जो है इसी टाइप से ट्रिब्यूनल को राइट दिया गया था। बट ये जो है चीजें इट हैज बीन बिट चेंज्ड। बात आती है अदर जो है की डिफरेंस की ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट की। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मेशन है और हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बाय एडिंग 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 323B जो होगा अदर मैटर्स के लिए होगा, रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये जो है ट्रिब्यूनल आया था, जो कि आया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसका पर्पस जो था रिजॉल्व द डिस्प्यूट कंप्लेंट्स और स्पेसिफिक मैटर्स, जैसे कि बहुत सारे मैटर्स होते हैं चाहे एनवायरमेंट को लेके हो मेनली तो, और टू इंटरप्ट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर जुरिडिक्शन एंड गिवन डिसीजन ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए हाई कोर्ट देता है। बट इसमें क्या है कोई भी डिस्प्यूट और कंप्लेन के लिए है। प्रोसीजरल कंप्लेन की बात करें नॉट फाउंडेड बाय द स्पेसिफिक प्रोसीजर लाइक सीआरपीसी या उसके अलावा बट गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस के थ्रू जो है इसमें जो जजमेंट वगैरह दिया जा सकता है। बाउंडेड बाय द प्रोसीजरल कोड, क्योंकि इसमें कोई प्रोसीजरल कोड नहीं बट इट इज द नेचुरल जस्टिस। अब बात करते हैं मेंबर्स की। मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स विद स्पेसिफिक नॉलेज, जुडिशियल जो है स्पेसिफिक नॉलेज हो इस ट्रिब्यूनल के लिए, और इसमें जो होगा जुडिशियल ओनली, यानी कि जुडिशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए। पावर की बात करें लिमिटेड टू द लॉ अंडर विच दे आर सेट, यानी कि जो भी पावर सेट करी गई है उसी के दायरे में रह के ही जो भी डिसीजन दिया जाएगा ट्रिब्यूनल उसी को फॉलो करेगी। जुडिशियल पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, यानी कि कोई भी जो भी यूज करना और जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो लॉ बना रही है तो इसमें जुडिशियल रिव्यू भी हो जाता है, तो ये एक डिफरेंट बॉडी है। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट अंडर एनजीटी 2010 का जो एक्ट था। इसके जो चेयरपर्सन है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो ये जो है 10 मिनिमम और 20 जो है एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम इसमें। टेन्योर जो होगा 5 ईयर का होगा, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि इसमें एक बार किसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की बात करो तो जुरिडिक्शंस ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन के लिए जो है मेनली ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि ये जो है सबको मानना ही होगा। अब ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सैट, कॉम्पिटिटिव अपील ट्रिब्यूनल कॉम्पैट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सैट एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFAC AFT and water dispute tribunals
custom exercise and services tax ट्रिब्यूनल एंड इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो है मेन ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया में जो कि फंक्शन करते हैं। अबाउट ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एंड rationalization and condition of the services act 2021, इसमें मेनली इट रिप्लेस द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स जिसमें कि रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज मेंशन करी गई जो कि ऑर्डिनेंस 2021 का ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग इट proposes to dissolve certain existing appellate bodies and transfer their functions to other existing judicial bodies, यानी कि जो भी existing judicial body है और जो भी इसका जो पर्पस था एग्जिस्टिंग जितने भी बॉडीज हैं या फिर कुछ लॉज वगैरह हैं उसको जो है रिमूव करना या डिसॉल्व करना। फॉर इंस्टेंस फंक्शन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स अंडर cinematography article 1952 transfer for high court, the purpose to set up a search selecting committee that will select and appoint chairperson and member of the various tribunals, यानी कि जो भी एक सर्च कमेटी होती है वो ही चेयरपर्सन और उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो आपस में ऑफ कोर्स सलाह लेके ही करेंगे। अमेंडमेंट्स फाइनेंशियल एक्ट 2017 टू स्पेसिफाई दैट देयर कमिटीज विल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये जो कमेटी है 2017 की फाइनेंशियल एक्ट कमेटी, तो इसमें जो है पर्टिकुलर नीचे जो दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, judge of Supreme Court nominated by him as chairperson with second casting vote in case of tie, up to secretariat nominated by the central government, जो कि इसके सेक्रेटरीज होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करेगा, सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज वो जो है या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके जो भी मेंबर होंगे चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री अंडर विच ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो भी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो मिनिस्ट्री जो होगी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री आएगा। विथ नो वोटिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। इट retain terms of office of chairperson or member at 4 years, subject to an upper age limit of 70 years for chairperson and 67 years for the other members. So इसमें जो है एज लिमिट दी गई है 67% जो है अदर मेंबर्स के लिए और 70 साल की जो एज होगी वो जो दी गई है चेयरपर्सन के लिए है। 50 years इन द मिनिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द और द मेंबर। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए चेयरपर्सन की डेजिग्नेशन के लिए 50 साल होनी चाहिए। और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्पीकर एज ट्रिब्यूनल, स्पीकर ऑफिस हैज बीन अंडर controversies for its decision on disqualification of MLAs। तो सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि पार्लियामेंट टू रीथिंक वेदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन आउट ought to be retrusted entrusted to a speaker as a quasi judicial authority, and speaker continues to belong to a political party either डी जरे और डी फैक्टो, यानी कि डी जरे और डी फैक्टो फॉलो कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। एंड पार्लियामेंट में सीरियसली कंसीडर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू सब्स्टिट्यूट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट arbiter or dispute concerning qualification which arise under 10th schedule for permanent tribunals। तो आर्ट जो है ये 10th शेड्यूल में आता है जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है। तो इट वाज ऑल अबाउट टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 जो भी सेगमेंट है 4th का। तो बाकी जो है लेट्स डिस्कस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टिल देन टेक केयर। Hey everyone, this is the part 7 and this is topic 4, point number 3 of topic 4, and this is very important, appointment of judges। काफी ज्यादा न्यूज में है इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। अगर बात करते हैं इसको न्यूज में क्यों था ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल द सैंक्शनड सीट्स filled, that is
34 आफ्टर मोर देन 2 years, यानी कि जितनी भी सैंक्शन सीट्स थी फिर 34 सीट्स को फुलफिल करना। और इसके अलावा उस जो भी और चीजें जो न्यूज में है, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथन ऑफ 34 जजेस एज अगेंस्ट अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, यानी कि 32 जो है जजेस स्ट्रेंथ की गई है, जिसमें कि 34 की जो भी वैकेंसी थी और 32 को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सो as per Article 124, subclause 1 of the Constitution of India, Parliament by law prescribed the strength of the Supreme Court, यानी कि 124 जो है आर्टिकल बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें जजेस की, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, यानी कि ये सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को इन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। और ये जो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ये जो है राइट देता है प्रेसिडेंट को, और जो अदर सीजीआई एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे ये सजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलिजियम सिस्टम, यानी कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू चीफ जस्टिस शुड बी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस, यानी कि एक जो क्राइटेरिया होता है जजेस के लिए वो फुलफिल करना, और सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। जो नेक्स्ट सीजीआई का नेम है वो रिकमेंड करते हैं बाय द आउटगोइंग सीजीआई, यानी कि जिनका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो सजेस्ट करते हैं आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कौन होंगे। कोलिजियम सिस्टम इज द वे बाय विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि जो कोलिजियम सिस्टम होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए और उनके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पूरा जो सिस्टम है उसी के बेसिस पे चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम इज अ 5 मेंबर बॉडी, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से which is headed by the incumbent CJI and comprises 4 other senior most judge of the supreme of the court at that time, यानी कि उस टाइम के जो भी जजेस होंगे वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे 4 मेंबर्स। हाई कोर्ट कोलिजियम इज लेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड 2 other senior most judges of the Supreme Court of the court। डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए अगर बात करते हैं, सो डिस्ट्रिक्ट जज में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट जज and passes original and appellate jurisdiction in both civil and as well as the criminal matter, यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल मैटर के लिए जो है ये appellate और ओरिजिनल jurisdiction जो है दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑफ द प्रोमोशंस आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, और गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं होने चाहिए, और जो भी एडवोकेट हैं शुड बी एडवोकेट और पीरियड ऑफ द 7 years, यानी कि 7 साल का जो है कार्यकाल होना चाहिए। शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। Important judicial pronouncement context of the collegium system. First judge case 1981 of S.P. Gupta case में जब Supreme Court ruled the recommendations made by the Chief Justice of India and the President can be refused to cogent reason, thereby giving greater say of the executive. Second judge case है 1993 का, जिसमें कि Supreme Court advocated on record association SCAR A versus Union of India. Chief Justice only need to consult 2 senior most judges over judicial appointment and transfer, यानी कि इसमें बोला गया कि जो है चीफ जस्टिस जो है 2 सीनियर मोस्ट जज से ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के लिए बात कर सकते हैं, और जो है ऐसा इसमें मेंशन किया गया कि ऐसा जरूरी या मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट से सलाह ली जाए। थर्ड जज केस 1998 में चीफ जस्टिस should consult with 4 senior most judges to form his opinion on judicial appointment and transfer। फिर थर्ड जज केस आता है जिसमें कि ये जुडिशियल जो ये टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे से कराया स्टैटिक पोर्शन में, तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो रिविजन। सो जिसमें कि थ्योरी वाला पोर्शन मैंने काफी डिटेल में कराया है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड प्रिजन रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB has released prison statistics
इन इंडिया PSI रिपोर्ट 2021, इसीलिए न्यूज में है। और अगर प्रेजेंस इन इंडिया की अगर बात करें, प्रेजेंस इन अ स्टेट सब्जेक्ट, तो प्रिजन की अगर बात करें, प्रिजन इन इंडिया, वैसे तो इसको बोला जाता है स्टेट का सब्जेक्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी मैनेजमेंट है इसका, वो जो है प्रिजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। अब उसमें जो एक प्रिजन एक्ट आया गवर्नमेंट बाय द प्रिजन एक्ट 1894 की अगर बात करते हैं, इसमें की मैनुअल्स ऑफ द पर्सपेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि गाइड करता है और यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स को कि किस तरीके के कंसर्न होने चाहिए और किस तरीके से जो भी चेंजेस होने चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। एनसीआरबी है क्या? क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। सो क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी कि फंक्शंस है इसका, जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेनेंस एंड स्टोर अकॉर्डिंग coordinate, disseminate informations of the interstate and international crimes, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल क्राइम्स अगर हो रहे हैं, इंटरस्टेट है, तो उसको मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना बीच में। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटेट्स टू द पर्सनल ऑफ द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फंक्शनिंग एज नेशनल storehouse of the fingerprint records and convicted person reports released by the NCRB, accidental death and suicide in India, crime in India, ये सारे जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये जो है एनसीआरबी का ही काम है। जितने भी एक्सीडेंटल रिपोर्ट या सुसाइड हुई, जितने भी क्राइम हुए इंडिया में, या फिर जितने भी प्रिजन स्टैटिक इंडिया है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो एनसीआरबी का काम है मेंटेन करना। सो बिफोर मूविंग अहेड, अभी बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कुछ चीजें थी उसके बारे में, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, पैरोल एंड फरलॉन्ग। तो पैरोल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सो ग्रांटेड टू द प्रिजनर्स टू मीट अ स्पेसिफिक exigency, it is not a matter of right. Apart from this, it is a system of releasing a prisoner with suspension of the sentence, यानी कि सेंटेंस सस्पेंशन के बाद उसको रिलीजिंग दिया जा सके प्रिजनर को। अपार्ट फ्रॉम दिस, furlough may be granted after a stipulated number of years have been served without any reason, यानी कि जो चीज मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे जो भी प्रिजनर्स थे या कैदी थे, वो जेल में अपना टाइम बिता देते हैं और उनका कोई ना तो ट्रायल होता है, ना ही उनको कोई सजा सुनाई जाती है। उसकी वजह से वो जो है उसके बाद जब एक टेन्योर निकल जाता है, तो उसकी वजह से उनको जेल से जो है छुट्टी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ furlough granted to a prisoner is treated as the remission of his sentence, यानी कि सेंटेंस का रेमिशन या फिर उसको जो है वापस लेना कहा जाता है। इसके बाद आता है अबाउट PSI रिपोर्ट 2021। PSI रिपोर्ट 21 की बात करें, इट इज प्रोवाइडेड डेटा नंबर एंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल, यानी कि जेल में कितना ज्यादा स्पेस है, कितने कैदी उसमें आ सकते हैं, उसकी कोई भी स्ट्रेंथ है, ट्रेनिंग ऑफ जेल ऑफिशियल्स, और उसके अलावा उसका जो बजट है, एक्सपेंडिचर जो होता है, उस सारी चीजों को करना। बिकॉज जब केस आया था शाहबानो, आई थिंक, जो केस था जिसमें कि बिहार के प्रिजनर्स के लिए जो है पिटीशन फाइल की गई थी, तो एक्सपेंडिचर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसको देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने ये आप कह सकते हो कि मेजर लिया था कि जो भी बहुत साल से जो है जेल में बंद थे और उनको बाद में पता चला कि किसी ट्रायल से ही नहीं गुजरे, बट वो जेल में हैं और सजा काट रहे हैं बिना किसी गुनाह के, या जो भी छोटा मोटा क्राइम किया हो, किसी की जेब वेब काटी हो, तो अब उसके लिए 50 साल की सजा तो नहीं दे दोगे ना आप, या किसी को 8-10 या 2-4 साल की सजा भी नहीं दोगे जब तक उसका गुनाह जो है साबित नहीं हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो है चीजें जो है न्यूज में आती हैं कि एक तो खर्चा बढ़ रहा है, अननेसेसरी लोग हैं वहां पे बैठे हुए, तो उसको मेंटेन करना, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग तो देते ही हैं हम। सो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट में जो भी कुछ चीजें फाइंड आउट की गई, जिसमें से सबसे ज्यादा था
high under trials. Near 8 out of every 10 prisoners in India jails are awaiting trial. यानी कि 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रायल्स का वेट ही कर रहे हैं. मतलब कितनी ज्यादा दयनीय सिचुएशन है कि सिर्फ 2 लोगों का ट्रायल हुआ और बाकी 8 लोग ऐसे ही जेल में बंद हैं. उनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है. उसके अलावा उत्तर प्रदेश जेल के रिकॉर्ड की अगर बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स फॉलोड बाय द बिहार एंड महाराष्ट्र. यानी कि 3 जो हैं स्टेट ऐसे हैं इनका पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा और इनकी सिचुएशन भी बहुत खराब. यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र. डिसएडवांटेज सेक्शंस प्रिजनर्स 67% है, जिसमें से इनमेट बिलोंग्स फ्रॉम एससी, एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी से हैं. 80% ऑफ द अंडर ट्रायल्स आर फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यानी कि सोचो कि यहाँ पे भी कास्टिज्म आ रहा है. मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि इंडिया का क्या होना है, कुछ भी नहीं समझ आता. So budget and infrastructure, sanctioned budget of 2021 and 22 has increased by 13% in comparison to 2022 सॉरी 2020 एंड 21 के लिए. जो भी पहले जो बजट था उसको 13% इंक्रीज कर दिया गया है. अब यहाँ पे बात आती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन एमओपी प्रोजेक्ट की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, एंड दिस इज लाइक द ग्रांट और एड जो कि डिफरेंट टू द स्टेट्स. जैसे उत्तर प्रदेश में थ्रू मॉप फॉर यूजिंग मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स इन प्रिजन. यानी कि जेलों में जो है कुछ मॉडर्न टाइप के इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड होने चाहिए. एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ जेल एंड टू फैसिलिटेट द टास्क एंड रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिएशन ऑफ द प्रिजनर्स. प्रिजनर्स को जो भी रिहेबिलिएशन यानी कि जो उनकी बुरी आदतें उनको छुड़ाना प्रिजनर्स थ्रू करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स बहुत सारे आते हैं. जैसे मंदिरों में पूजा वगैरह करते हैं, काम करते हैं कोई भी, जैसे रेडियो वगैरह आपने मूवीज में भी देखा होगा इस टाइप के प्रोग्राम में. तो रियल लाइफ में भी इस टाइप के प्रोग्राम चलाने चाहिए कि कुछ छोटा मोटा काम कर सके और उसके बाद जब वो बाहर निकले, क्योंकि एक ऐसा इंस्टेंस होता है कि उस टाइम पे आप ना चाहते हो भी शायद क्रिमिनल बन जाते हो. सो ड्यूरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years 2020 से 26 तक का जो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है. और प्रोजेक्ट विल कवर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर्ड फॉलोइंग प्रिजनर टाइप. जैसे सेंट्रल जेल, चाहे डिस्ट्रिक्ट जेल हो, वुमेन जेल्स एंड स्पेशल जेल्स, इन चारों जेल को कवर किया जाएगा इसमें. कोर कंपोनेंट्स ऑफ द मॉप प्रोजेक्ट आर video conference infrastructure, body worn cameras, door frame and metal doors and security poles, etc., baggages, scanners, frisking, search, jamming solutions, etc., correlations and programming, etc. ये सारी चीजें होनी चाहिए जो है स्मूथ ऑनगोइंग होनी चाहिए चीजों की. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए फिलिंग एग्जिस्टिंग गैप इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जेल. यानी कि जो भी गैप है उसको फुलफिल करना. दूसरी चीज है प्रोवाइड न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल इन लाइन विद द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी. क्योंकि अभी तक बहुत पुराने जमाने से चीजें चली आ रही हैं, कुछ नयापन इस टाइप का नहीं है. सो उसके लिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लेस किया जाए. रिहेबिलिएशन ऑफ द इनमेट थ्रू करेक्शनल प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट. यानी कि किसी को किसी चीज में स्किल में इंटरेस्ट है तो उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना. और उसके अलावा जितने भी कोरिलेशन प्रोग्राम हैं उनको प्रोवाइड कराना जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए. ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस इन प्रिजन ऑफिशियल्स विद रेस्पेक्ट टू द हैंडलिंग इनमेट थ्रू ट्रेनिंग. यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा जो ऑफिशियल्स हैं जो कि जेल में काम करते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देना कि आप जो है अच्छे से चीजें हैंडल करो. प्रिजनर्स भी वो भी इंसान है और उनको इंसान की तरह ही ट्रीट करो. डेथ पेनल्टी की बात करें या कैपिटल पनिशमेंट की, सो डेथ पेनल्टी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सो मोटो ओपन रिव्यू ऑफ द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स अवार्ड द डेथ पेनल्टी. यानी कि जो कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवार्ड की थी या दिया था किसी को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी कि खुद से जो जांच की जाती है दैट इज कॉल्ड द सुओ मोटो. सो सुओ मोटो ओपन किया है रिव्यू के लिए. एंड what about the death penalty? It means death penalty can be defined as a practice
sanctioned by the law whereby a person is put to death by state or as a punishment for a crime after legal trial, used as a mode of punishment since time immemorial. So death penalty can be defined as a practice sanctioned by law whereby a person is put to death, यानी कि उसको death दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, I mean law के द्वारा, and by the state as a punishment for a criminal crime after लीगल ट्रायल, यानी कि लीगल जितने भी ट्रायल थे, जो भी कोर्ट वगैरह में केस लड़ा, उसके बाद जो है उसका जुर्म साबित हुआ और उसके बाद उसको जो है डेथ सेंटेंस दिया जाता है, यूज्ड एज ए मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम immemorial. Immemorial, it means death penalty in India and its framework, यानी कि because अभी तक ऐसा डेथ पेनल्टी बहुत मुश्किल से दी जाती है कि इंडिया में इतनी आसान नहीं होता कि किसी को एकदम से डेथ पेनल्टी दी गई हो। इंडिया इन इंडिया या फिर इंडिया के उसमें बात करें केस में, सो इंडिया अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट restrain capital punishment under different laws. See infographic. And by the end of 2021, 488 prisoners were on death row in India under serious offenses, with introduction proposal of more laws with death penalty, जैसे कि पंजाब and मध्य प्रदेश introduced death penalty for causing death by spurious liquor, यानी कि लिकर के द्वारा जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा दी और उसकी वजह से डेथ हो जाती है बहुत सारे लोगों की, उस केस में। उसके अलावा 1980 में जो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट जस्ट upheld constitutional validity of death penalty due to built-in procedural safeguard. प्रोसीजरल सेफ गार्ड के लिए कि भाई लोगों को डर भी होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी क्राइम कर रहे हो और आपको पता है कि 2-4 साल में आपको जेल होगी और उसके बाद आप निकल जाओगे। तो बहुत, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जिसमें कि छोटे छोटे आप इस टाइप के ऐसे क्राइम करोगे, कुछ हीनियस क्राइम या रेप वगैरह कर दोगे तो फिर समझ लो आपकी गर्दन ही काट देंगे वो लोग। सो और समटाइम्स दे कट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द पर्सन। तो ये सारी चीजें जो काफी ब्रूटल होती हैं वहाँ पे। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में जो है इसको प्रोसीजरल सेफगार्ड के लिए इसको अप्लाई किया गया। हाउएवर इट गिव अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर सेंटेंसेस जजेस व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस, यानी कि दोनों में चूज करना, किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। सो इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट in context of death penalty. Bachchan Singh versus the state of Punjab 1918 में consider aggravating and mitigation factors of the crime and the accused use death penalty only in rarest of the rarest case, यानी कि इस केस के बाद जो 1980 का था, बच्चन सिंह केस के बाद जो है काफी रेयर हो गया, रेयर एंड द रेयरेस्ट। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में 1983 की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द मैनर इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, यानी कि किस मैनर में क्राइम को कमिट किया गया और किस तरीके से इसको मूव किया गया। एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम एंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, यानी कि सिंपल सी बात है कि किस तरीके का क्राइम किया गया, उसका क्या मैग्नीट्यूड था, पर्सनल क्राइम था, विक्टिम कौन था, भैया किसको कितना ज्यादा हर्ट हुआ, उसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। तीसरी चीज है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में undue inordinate and unreasonable delay in death penalty executive amounts to torture and a guard of the commutation of sentences, यानी कि देखो डिफरेंट तरीके हैं। अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है, उसको बचाने के लिए लोग 10 तरह की कोशिशें करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेथ सेंटेंस दिया गया और गवर्नमेंट भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है उसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी इन इंडिया। शेड्यूल 7 बात करता है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स आर अंडर कंकरेंट लिस्ट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है ये जो भी क्रिमिनल लॉज हैं और उसमें भी जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर चलाए जाते हैं।
उसके अलावा वेरियस लॉ डीलिंग लाइक डेथ पेनल्टी ऑल्सो। आर्टिकल 21 बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। उसके अलावा इसका एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जो है राइट टू लाइफ दिया गया है बट किसी का मर्डर के करके तुम घूम रहे हो बाहर, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तब तो पुलिस वहां पकड़ेगी, डंडे लगाएगी आपको चार, और अगर गलती से पता चल जाता है कि आप मर्डरर हो तब तो आपकी ऐसी हालत करेगी कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। तो आर्टिकल 21 हैज सम लिमिटेशंस। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 मर्सी एंड पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो कि मैंने सेकंड पार्ट में करा दिया है ऑलरेडी। तो ये जो है रिपीट होके इंटरलिंकिंग होके आते रहेंगे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 की। दिस लॉ आउटलाइंड द प्रोविजंस ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड द लिस्ट फ्रॉम ऑफननेस, यानी कि बहुत एक सिंपल सी चीज है फॉर विच द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है उसमें जो है इंडियन पीनल कोड 1860 बात करता है जितने भी प्रोविजन डेथ पेनल्टी में लिस्ट में जो भी ऑफर हैं, और ऑफेंसिवनेस उसी टेरिटरी में अगर आती है जैसे फॉर विच द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड, डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड इट्स फ्रेमवर्क। अब अगर बात करते हैं डेथ पेनल्टी के बारे में, so we were discussing about इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डेथ पेनल्टी। अब इसमें बात करते हैं सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड CRC, और तीसरी चीज आती है फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली resolutions since 2007 for moratorium on the use of death penalty। तो ये जो है तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरनेशनली जो भी चीजें मानी गई हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा, आई मीन जो टॉपिक है, सब टॉपिक 4.6 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की अगर बात करते हैं, which is and why it was in news recently, it first all India district level legal services authorities DLSA meets Prime Minister urged the judiciary to speed up the release of the under trials, यानी कि जो इतने भी अंडर ट्रायल्स हैं बहुत सालों तक केस चलते रहते हैं और कोई वर्डिक्ट ही नहीं आता, तो उसकी वजह से जो है DLSA ने ये चीज प्राइम मिनिस्टर से मीट की या बोला कि ये जो भी अंडर ट्रायल्स है उनको स्पीड अप किया जाए, जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको। अबाउट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बात करता है इट वाज एनेक्टेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपीटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन, यानी कि जितने भी वीकर सेक्शन है उनको फ्री एड प्रोवाइड कराई जाए, लीगल एड। यानी कि अगर वकील को देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो है लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाए। आर्टिकल 39A बात करता है या जो आपको राइट देता है, फंडामेंटल राइट, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराता है पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि जस्टिस जो है सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए। नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर SLA 1987 to monitor and evaluate implementation of the legal aid program, यानी कि जो भी नालसा और SLA 1987 में आया और ये जो है एग्जामिन करता है कि जो भी लीगल एड प्रोग्राम्स है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। I'm not well actually, so spare me some time. So lay down policies and principles for making legal services available under action। जितने भी लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोग्राम अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहीं पे भी अवेलेबिलिटी सर्विसेज की प्रॉपर है या नहीं है, तो इस चीज के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। CJI बात कर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पैट्रन इन चीफ एंड नालसा इज
हाउस्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अंडर द एक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड. तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज किसी एक्ट के अंतर्गत आता है. फ्री लीगल सर्विसेज या एड अथॉरिटीज है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनाता है, उसमें हाई कोर्ट लीगल कमिटीज होती हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज एंड तालुक लीगल सर्विसेज. सो ये कुछ लीगल सर्विसेज के नेम्स है. फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अथॉरिटी जो एड प्रोवाइड कराते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू अंडर ट्रायल. अब उससे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में एंड इट इज लीगल सर्विस अथॉरिटी अपॉइंटेड. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एंड स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कशन करने के बाद DLSA फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट में ये जो है बनेगा. कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो हेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज हु एक्ट एज चेयरमैन ऑफ DLSA. डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा DLSA का चेयरमैन होगा और उसके जो भी मेन फंक्शनरीज हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, ऑर्गेनाइज लोक अदालत, जो भी लोक अदालत है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना एंड लीगल लिटरेसी कैंपेन्स, यानी कि अगर कोई भी डाउन रिडन सेक्शन है या फिर वीकर सेक्शन है जो कि लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको जो है उनको शिक्षित करना कि आप ये लीगल एड्स को प्रोवाइड कर सकते हो या लीगल एड आप अवेल कर सकते हो. और इसके थ्रू जो है जस्टिस ये श्योर किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो भी या सिटीजन जो है उनके जो राइट्स को वायलेट ना हो, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अगर है तो उनको ठीक से जो है जस्टिस मिले. रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स बाय रेगुलेटिंग लोक अदालत क्योंकि जो लोकल लेवल पे जितना भी जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सकता है जिससे कि जो जितने भी हायर कोर्ट्स है उनका बर्डन कम किया जाए और लोगों को न्याय भी बहुत अच्छे से मिल सके. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंडक्ट कराती है ये पूरा प्रोग्राम. अब जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू अंडर ट्रायल्स, यानी कि अंडर ट्रायल्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी जो प्रिजनर्स हैं और उनको प्रॉपरली लीगल एड प्रोवाइड नहीं हुआ है तो कुछ आर्टिकल्स हैं उसके लिए फंडामेंटल राइट्स में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सभी को ये जानने चाहिए. आर्टिकल 14 बात करता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया की टेरिटरी में हो और चाहे आप बहुत पैसे वाले हो चाहे आप गरीब हो लेकिन आप जो है लॉ के सामने या कोर्ट के सामने इक्वल होंगे. दैट इज यू कैन से द इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आप कानून के सामने समान होंगे और आपको एक सेम ही काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 बात करता है स्टेट दैट नो वन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once, यानी कि किसी भी सपोज करो आपने किसी के घर में चोरी करी और चोरी करने के बाद आपको जो है 2 महीने की सजा मिल गई लेकिन अब उस सजा को तो आपने काट लिया, ठीक है, अब उसी जो है क्राइम आपने जो किया 2 महीने जो भी चोरी की थी उसके लिए आपको एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 बात करता है. अब आर्टिकल 21 बात करता है इम्प्लीमेंटेड speedily trials as fundamental right in the guarantee of the life and personal liberty. आर्टिकल 22 बात करता है कि जो जितने भी ट्रायल्स हैं वो एक टाइम पे बहुत स्पीड में हो, यानी कि उस जैसे अब 10-10 साल तक ही कोई मुकदमा चल रहा है आप अंडर ट्रायल हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि 10 साल तक आपको जेल में बंद रखा जाए. तो इसीलिए आर्टिकल 21 राइट कर जो है आपको ये पावर देता है कि आपका जो भी अंडर ट्रायल है उस स्पीड में होना चाहिए और इंसान की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी भी इम्पोर्टेंट है. आर्टिकल 22 बात करता है या डायरेक्ट करता है दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस एज वेल.
यानी कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर है उसकी चॉइस के हिसाब से आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उसी की हिसाब से जो भी चीजें होंगी या आपको डिनाई नहीं किया जाएगा राइट देने के लिए। आर्टिकल 32 एंड 26 जो है आपको जो राइट देता है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपनी सुनवाई लेके। अब 39A बात करता है कि आपकी जितनी भी सोसाइटी इंश्योर करता है जितनी भी पुअर वीकर सेक्शन है उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने की। अगर आप वकील को पैसा देने के लिए सक्षम नहीं हो तो सरकार आपको इसके लिए जो है हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग। अब बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि बहुत सारे जो भी कोर्ट्स हैं उनके जो उनके जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है चाहे यूट्यूब में हो या फिर उनकी वेबसाइट्स पे। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग अबाउट लाइव स्ट्रीम ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मेनली या आप जानते हो कि गुजरात हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉलोड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। यानी कि अभी तक जो है दो स्टेट्स ऐसे हैं जिन जैसे गुजरात और कर्नाटका जिन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करी है हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग थी। अब लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके हिसाब से कि जो प्रोसीडिंग चल रही हैं अब आम लोग भी इसको देख सकें। ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, क्योंकि हर चीज को आजकल ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है और गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे भी आप इसको ले सकते हैं। 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड लाइव टेलीकास्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जैसे राइट टू एक्सेस जस्टिस के प्रोसीडिंग ठीक चल भी रही है कि नहीं चल रही है, आपका फंडामेंटल राइट है। पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129 एज पर विच सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी वर्डिक्ट आते हैं उसका जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रखा होता है, इसीलिए उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। Currently 6 high courts, namely गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, ये आप याद रखना, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना एंड मध्य प्रदेश, ये जो है 5-6 राज्य हैं जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है यूट्यूब चैनल पे। तो अब देखो कि यूट्यूब चैनल कितना ज्यादा बूम क्रिएट कर रहा है, चाहे फ्री एजुकेशन को लेके हो, बिकॉज कई बार पहले होता था जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, सच बताऊं आपको, आई विल टेक जस्ट ओनली 2 मिनट ऑफ योर्स, कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता, दो उस टाइम पे फी भी बहुत ज्यादा महंगी थी और कोई डिस्काउंट भी नहीं होता था। तो आज से जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी 2010 में, उस टाइम पे इतना पैसा भी नहीं होता था और स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, चाहे आपका मेरा कैंपस प्लेस मतलब हम लोगों का कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था किसी का, आई सर्च द जॉब बाय माई ओन एंड आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। तो ये सारी चीजें जो स्ट्रगल होता है ना आपका, तो ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि नहीं, शायद ये सही टाइम है, भले ही देखो सिलेक्शन एक अलग बात होती है। मैंने बताया भी था कि लास्ट टाइम वाला जो मेरा सिलेक्शन था, कुछ 6-7 नंबर अगर मेरे टीम में आ जाते तो शायद मैं मेंस लिख पाती, और मेंस में आपकी एक्चुअली कैलिबर दिखाई देती है, क्योंकि प्री में जो होता है कि कई बार आप उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक से काम नहीं कर रही होती या कुछ भी थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपके 2-4 नंबर इधर उधर होंगे और आप प्रीलिम से ही बाहर हो जाते हो, तो पूरे जो भी सालों की मेहनत है वो चली जाती है। बहुत सारे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि आईआरएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, जो कि फिर से आईएएस बनने के लिए इस रेस में दौड़ते हैं या फिर रेस में रहते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो इसीलिए ना तो किसी को क्रिटिसाइज करो, आप जो भी काम है आप अच्छे से करो उसे, भले ही आप स्टडी कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये अपनी कंटिन्यूटी में रखो और ईमानदारी से करो जो भी कर रहे हो। दूसरी चीज ये थी कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया लास्ट ईयर पूरा, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मुझे कोई नॉलेज कुछ चीज है
जैसे पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने रेडी की है, जो भी मेरे नोट्स वगैरह थे वो जो भी किस तरीके से मैंने अपनी नोट मेकिंग की है, टाइम बाय टाइम मैं थोड़ी थोड़ी गाइडेंस देती रहती हूँ, जितना चीजें मुझे समझ होती हैं, और मैं अपनी R&D के थ्रू ये चीजें बताती हूँ, तो वो भी सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से ही होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप भले ही इस टाइप से कि आप अगर ये चीजें कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो एटलीस्ट आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पर्टिकुलर, क्योंकि कोई पेड कोर्स तो है नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि पेड कोर्स में क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट देते हैं वो लोग, और उनका अगर पेड कोर्स ऑफ कोर्स चला रहे हैं तो फिर अदरवाइज कोई भी उनका पेड कोर्स नहीं लेगा। इसीलिए अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो जस्ट लिंक शेयर कर दो चैनल का, तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ कुछ भी जो उसको इनपुट चाहिए होंगे तो वो मिल सकते हैं। अब कम टू द पॉइंट। सो अदर प्लेटफॉर्म्स टू मेक जुडिशियल मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल, जैसे कि सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल एंड असिस्टेंट फॉर कोर्ट एफिशिएंसी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है ये, एंड कलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू अ जज। जज के लिए सुवास न्यूरल ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है ये, एंड ट्रांसलेट करता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि आप हिंदी में चाहिए जजमेंट या फिर आपको तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन सब में चाहिए तो ये प्रोवाइड करवा सकता है। फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्टर सिस्टम हो कि अगर आपको कोई भी किसी भी वर्डिक्ट को चाहिए तो आप क्लिक करो और आपको अपनी लैंग्वेज में इजीली मिल जाए, टू इंश्योर दैट द अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड टू वेट फॉर डेज और एंड बिहाइंड बार्स टू रिलीज बिकॉज ऑफ द सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज ऑफ देयर बेल ऑर्डर वर लेट टू रीच द प्रिजन। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई आपने रिकॉर्ड रख रखे हैं, वो निकल के आ रहे हैं, फिर जो है आप जो भी प्रिजन है, जो कैदी है, वो उसको मिल रहा है, फिर वो कब जाके उसको जो है रिहाई मिलेगी। तो ये सारी चीजों के लिए फास्टर सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा एंड जुडिशियल सिस्टम के द्वारा मेनली। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का सेटअप हुआ है, सेटअप अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसकी वजह से पॉक्सो एक्ट के थ्रू जितने भी सेक्सुअली ऑफेंस चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए जो भी प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो पॉक्सो एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर अगर कोई आ जाता है तो फिर उसको मतलब काफी ज्यादा पनिशमेंट के लिए भी और वैसे भी तो बहुत ज्यादा टाइम से उसकी सुनवाई वगैरह होती है, और फास्टर कोर्ट उसको जो है ये चीज जो केस है वो जल्दी रिजॉल्व किया जाता है। न्यूली इनिशिएटिव्स लॉन्च अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट वर्चुअल जस्टिस लॉ क्लॉक सॉरी वर्चुअल जस्टिस क्लॉक में एग्जिबिट्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स एट कोर्ट लेवल, गिविंग द डिटेल्स ऑफ केस इंस्टीट्यूटेड, केस डिस्पोज्ड एंड पेंडेंसी, यानी कि जितने भी डिस्पोज केसेस हैं, पेंडेंसी है कुछ भी, तो ये सारी चीजें जो है अवेलेबिलिटी हो उसकी। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 आई है, टूल जस्टिस जो कि इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट, पूरा मॉनिटरिंग, पेंडेंसी, डिस्पोजल है केसेस के, वो सारी डिटेल होगी वहाँ पे। डिजिटल कोर्ट की बात करते हैं तो फिर वही लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आ रही है, पेपरलेस कोर्ट आ रहे हैं आजकल पेपर को बचाने के लिए और चीजें जो है इजी करने के लिए। एसरी वास वेबसाइट टू जनरेट, configure, deploy and manage websites for furnishing specified information and services related to the डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो ये पूरा जो भी आप ओवरऑल कह सकते हो कि चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जुडिशरी के द्वारा और जो है गवर्नमेंट के द्वारा। इन कैमरा प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्ली फॉर इन कैमरा हियरिंग इन अ रेप केस, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऑन कैमरा चीजें कर रहे हो और कहीं कहीं पे जो है जिस मतलब जो भी इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल जो भी है, तो उनका जो भी प्राइवेसी वगैरह के लिए कि फीमेल की डिग्निटी कहीं पे हर्ट हो जाती है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट्स प्रोसीडिंग एंड दीज आर कंडक्टेड एज पर कोर्ट्स discretion in sensitive matters to ensure protection and प्राइवेसी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि उस पार्टी में जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिन जिन लोगों का, तो उसकी प्राइवेसी वगैरह को क्या पता कोई और लीक कर दे, या इस टाइप की चीजें होती हैं। प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और इन क्लोज्ड चैम्बर एंड पब्लिक एंड प्रेस
आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये चीजें जो है जो भी क्योंकि अगर हम पब्लिक और जितने भी मीडिया वगैरह है वो आ जाती है, प्रेस आ जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर लीक हो गई, कहीं पे टेलीकास्ट कर दिया, तो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. दीज आर कंडक्टेड एट फैमिली कोर्ट्स एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेशन एंड इम्पोर्टेंट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें जो है डिस्कशन किया जाता है फैमिली कोर्ट में. ऑल्सो कंडक्टेड ड्यूरिंग डिस्पोजिशन ऑफ द विटनेस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविस्ट एज पर कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू प्रोटेक्ट देम एज मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी की वजह से भी ये जो है डिनाई किया गया ऑन कैमरा जो भी प्रोसीडिंग थी. फुल कोर्ट मीटिंग की अगर बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्ड अ फुल कोर्ट मीटिंग, यानी कि जो भी जजेस है उन सबको बुलाना. फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मीन्स विच इज अटेंडेड बाय ऑल जजेस ऑफ द कोर्ट. ये आप एक बार ठीक से देख सकते हो. उसके बाद आता है देयर आर नो written rules dealing with this, and as per convention full court meetings are called by CJI to discuss issues of importance by judiciary. Such meetings are used to arrive at common solution, यानी कि कुछ भी डिस्कशन होता है उसका कॉमन सोल्यूशन देना. deal with the problem that based country's legal system के बेस में make any amendment in administrative practice of the court and language in higher judiciary. Article 348 subclause 1 of the Constitution provides that all proceedings in Supreme Court and in every High Court shall be in English language until Parliament by law other proceedings, यानी कि जो भी होगी सुप्रीम कोर्ट की तो ऑफ कोर्स जो है इंग्लिश में होती है प्रोसीडिंग्स वगैरह, एंड उसके अलावा जो हाई कोर्ट्स में तो रीजनल कोर्ट्स वगैरह जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो भी यूज की जाती है. एंड हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश language until parliament by law otherwise proceeding. No law has been made in this regard by the parliament so far. And article 348 बात कर सब clause 2 बात करता है provide that governor of the state may with previous consent of the president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state is proceeding of the high court. क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो चलो इंग्लिश इसलिए भी है क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं भी बोली जाती है वहाँ पे यूज किया जाता है. अब ये जो है कुछ और टॉपिक हैं इसी फोर्थ टॉपिक के. टेली लॉ सर्विसेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड, यानी कि साइन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा एंड इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज. इसमें आईडीएलएस ने साइन किया है, इन दोनों के बीच में नालसा और आईडीएलएस में ये अंडरटेकिंग साइन की गई है. एज पर गवर्नमेंट नालसा विल प्रोवाइड सर्विस ऑफ 700 लॉयर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर टेली लॉ प्रोग्राम, यानी कि टेली लॉ प्रोग्राम के अंतर्गत 700 लॉयर्स की सर्विसेज नालसा प्रोवाइड कराएगी. दीज एम्पैनल्ड लॉयर्स वुड एक्ट एज रेफरल लॉयर, यानी कि ये एक रेफरल लॉयर की तरह काम करेगा. असिस्ट टू द स्ट्रेंथनिंग द mechanism for dispute and avoidance and dispute resolution of the pre litigation stage, यानी कि जितने भी प्री लिटिगेशन स्टेज है डिस्प्यूट जजेस का जो है एक लॉबी क्रिएट की जाए जहां पे जितने भी पेंडेंसी है डिस्प्यूट अवॉइडेंस एंड और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए प्री लिटिगेशन स्टेज के लिए जो है एक पूल तैयार करना लॉयर्स का. लॉन्च इन 2017 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत. टेली लॉ इनिशिएटिव इज अ रिलायबल एंड एफिशिएंट ई इंटरफेरेंस एंड प्री लिटिगेशन पूल, क्योंकि अभी वैसे भी आप देख रहे होंगे कि हर कोई या तो सरकारी वकील नहीं बन जाता है और बहुत सारे जितने भी क्वालिफाइड लॉयर्स नहीं मिलते, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा पेंडेंसी भी होती है. तो ये जो है अगर एक ऑथोराइज मैकेनिज्म होगा तो जो ये पूल बनेगा लॉयर्स का तो वो भी क्वालिफाइड होगा और जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे इसको जो इस पूल को यूज किया जा सकता है. टेली लॉ मेन स्ट्रीम्स लीगल एड टू marginalized seeking legal help by the connecting them with panel lawyers. These tele-video conferencing infrastructure available at Common Service Center CSCs across 1 lakh ग्राम पंचायत, यानी कि 1 लाख ग्राम पंचायत के लिए भी इनका जो भी है एक्सेस जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा.
ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की बात करते हैं, इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल सोल्यूशन फॉर द स्पीडी फाइलिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स टू वेरियस काइंड ऑफ लाइसेंस, परमिशंस एंड रजिस्ट्रेशंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है इसको। और एक सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल होगा जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस जो मेंटेन की जाएगी इकोसिस्टम में। रिड्यूस द turnaround time of the application at the same time will be help applicants track their process, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन डाली और आपको पता ही नहीं है कि भाई उसका स्टेटस क्या है, तो ये हेल्प करेगा स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी ने कोई भी एप्लीकेशन डाली है। बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड एज बॉडीली autonomy and integrity are protected under article 21, यानी कि किसी को भी जो है जबरदस्ती आप वैक्सीन वगैरह के लिए मतलब फोर्स नहीं कर सकते हो, ये बोला गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा। एंड इट ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल राइट्स टू पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट इफ these restrictions meet the threefold requirement laid down by Supreme Court in Puttaswamy judgment: legal, legitimate need and प्रोपोर्शनैलिटी। ये तीन चीजों के अंतर्गत, यानी कि अगर किसी भी पब्लिक हेल्थ के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि पब्लिक एट लार्ज की हेल्थ के लिए अगर प्रॉब्लम होती है तब जो है सुप्रीम कोर्ट तब गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, या फिर थ्री फोल्ड रिक्वायरमेंट के अंतर्गत इसको जो है देखा जा सकता है। बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी इज द राइट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ओवर देयर ओन बॉडी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि शायद से कोई चीज आपको सूट ना कर रही हो, मतलब एक नॉर्मल कोविड वैक्सीन की बात नहीं करें बट अदर और भी बहुत सारी वैक्सीन आती हैं। इट इज वायलेटेड बाय एनी अनकंसेंटेड फिजिकल intrusions, sealed cover jurisprudence. It is a practice used by Supreme Court and lower courts of asking for or accepting information from government agencies in sealed envelopes that can only be assessed by the judges. अब इसमें आता है, अगर आपने गवर्नमेंट से किसी भी ऑफिशियल से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो ये एक एनवेलप में होनी चाहिए सील्ड कवर, यानी कि किसी का नाम ना हो उसमें। नो स्पेसिफिक लॉ डजंट डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सील्ड कवर नीड। प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और चाइल्ड अब्यूज, यानी कि किसी का जैसे रेप वगैरह के केसेस में होता है कि उसकी आइडेंटिटी वगैरह को ऐसे पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया में तो ये चीजें हैं कि जिसके साथ अगर कोई विक्टिम है उसको भी बहुत ही गिरी नजरों से देखा जाता है। इट इज अ मैटर pertained to official secret act and protect ongoing investigation अगर वो चल रही हो उसकी वजह से। अब बात आती है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल टैब। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रेफर्ड टू its large bench to hear issues of transit anticipatory bill. Tab is sought when case against a person has allowed the person will so they can approach appropriate court. Just give me a minute, please. So I was talking about TAB. Transit Anticipatory Bill. Bombay High Court has referred to its large bench to hear issue of Transit Anticipatory Bill. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बात करी है और ये जो है सुनवाई कह सकते हो आप, सुनवाई करी गई है। टैब इज sought when a case against a person has been or is likely to be filed in a state different from one in which he or she is likely to be arrested. यानी कि एक जगह पे एक पर्सन जो है कुछ क्राइम वगैरह कुछ भी किया, कोई रीजन है, एक में तो केस चल रहा है और दूसरे में उसको अरेस्ट किया गया है, तो ये एंटिसिपेटरी बिल की बात हो रही है। पर्पस ऑफ ट्रांजिट bail is to allow the person bail so they can approach appropriate court in state in which case has been filed for the anticipatory bail. अब जो है, अब आपको नहीं पता, सपोज करो कि आपने जो है झारखंड में आपको अरेस्ट कर लिया गया और आपका जो केस चल रहा था वो दिल्ली में चल रहा है,
तो अब ये जो चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना कि झारखंड से दिल्ली का जो भी डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है टैब को या ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल जो है यूज में है। टैब इज नॉट डिफाइंड और मेंशन अंडर CRPC. Section 338A of CRPC talks about grant of bail to a person anticipatory arrest. एंटिसिपेटरी मतलब किसी और स्टेट में आपको अरेस्ट किया गया, उसके जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है सेक्शन 438 में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्योर्ड दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शनिंग थ्रू आउट द ईयर। एक जो है एक बेंच जो है पूरे साल काम करनी चाहिए या पूरे साल उसका काम चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो। अब बात आती है 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स इन्वॉल्व 53 मेन केसेस इन्वॉल्विंग की क्वेश्चनिंग ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस रिमेन पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जिसमें से जो है 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स और जिसमें से 15 जो है मेन केसेस इन्वॉल्विंग की क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिमेन पेंडिंग। Constitutional bench is a bench of Supreme Court having 5 or more than 5 judges, यानी कि एक जो बेंच होगी 5 या 5 से ज्यादा जजेस की बेंच होगी। Presently they are set up by Chief Justice of India on ad hoc basis, क्योंकि अभी कुछ ऐसा परमानेंट वाला सीन नहीं था यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप ओनली इफ वन और मोर देन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। आर्टिकल 143 जो है बात करता है केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किस टाइप से किया जा रहा है। और आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सॉट द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं ऑन द क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉज अंडर आर्टिकल 143, यानी कि जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चंस हैं आर्टिकल 143 में उसको लेके या उसके रिगार्डिंग टू और मोर और 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड डिलीवर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स और सेम पॉइंट ऑफ लॉ हैज वारंटिंग अ डिफाइंड प्रोनाउंसमेंट बाय अ लार्ज बेंच, यानी कि ये जो भी जजमेंट वगैरह है और ये जो डिस्कशन चल रहा है एक लार्ज बेंच प्रोनाउंस करती है या डिफाइन किया जाता है। A large 3-judge bench doubts the correctness of a judgment delivered by a previous 3-judge bench of Supreme Court decides to refer the large bench for reconsideration of the earlier judgment। यानी कि सपोज करो कि कोई एक जजमेंट पहले दिया गया, किसी को उसमें इशू है, तो जो भी 3 जज की बेंच थी उसको छोड़ के उसको रिव्यू किया जाए और एक बड़ी बेंच उस पर डिस्कशन करे और उसके बाद उसका जो है डिसीजन लिया जाए। क्यूरेटिव पिटीशन की बात करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन था, इसमें क्यूरेटिव पिटीशन में है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल परस्यू क्यूरेटिव पिटीशन सीकिंग एनहांसमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्यूरेटिव पिटीशन आई उसमें कि किसी भी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन इज लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड, यानी कि पहले उसको डिसमिस कर दिया गया जिसने भी पिटीशन डाली थी, तो क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है वो, और वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या रीजन था। इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जैसे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी वर्डिक्ट देता है और बहुत सारे जो भी केसेस आते हैं उसमें जो है सो मोटो भी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द केस ऑफ रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड व्हाट हैपेंड? So if we talk about curative petition for last constitutional remedy available to a person whose review petition has been dismissed या रिजेक्ट करी गई हो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 137 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर्ड मेड बाय इट टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि कहीं भी सपोज करो कोई गलत जजमेंट दे दिया गया है, किसी भी रीजन से गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो कोर्ट को उसकी वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो उसको फिर से
जो है रिव्यू कर सकता है। स्प्लिट वर्डिक्ट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी ये चीजें हैं न्यूज में, ये आप खुद से भी कर सकते हो, बिकॉज जैसे नार्को टेस्ट वगैरह है, ये चीजें आती हैं। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइमैक्स and several state or union territories have been not uploaded single alert on Crimex, and Crimex was launched in 2020 by the Ministry of Home Affairs for sharing the information on crime and criminals 24/7 with various law enforcement. और ये जो है सीमलेस फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, बट ये चीजें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से जो है ये न्यूज में है। एप्लीकेशन रन बाय द एनसीआरबी एम्स टू हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम इंसिडेंट। अब जो चीजें फॉलो ही नहीं हो रही है तो उसके बारे में क्या ही बात की जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ 5 years और टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ 65 years होगा। जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें, नेशनल NFIS नेशनल अथॉरिटी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। तो बस ये इतना याद रखना है, बाकी इसका थोड़ा सा पढ़ सकते हो। 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है एंड ईच पर्सन हैज दैट एंड अरेस्ट फॉर क्राइम। इसके अलावा द यूनिक आईडी विल बी यूज्ड फॉर द पर्सन्स लाइफ टाइम एंड डिफरेंट क्राइम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस, यानी कि इसमें मेन चीज है कंट्री वर्ल्ड वाइड सर्चेबल डेटाबेस ऑफ द क्रिमिनल एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स, यानी कि कुछ भी अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और कहीं पे भी वर्ल्ड आई मीन नेशनली इंडिया में उसको 10 डिजिट का जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और ये जो है लाइफ टाइम रजिस्टर होगा कि कहीं पे भी कुछ भी क्राइम होता है तो ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि उस पर्सन ने क्राइम किया या नहीं किया। उसके अलावा नार्को टेस्ट काफी ज्यादा न्यूज में भी था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट इज ड्रग कॉल्ड सोडियम पेंटाथॉल इंजेक्शन होता है जो कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, विच ट्रांसपोर्ट देम टू हाइपोटोनिक एंड सीडेटेड स्टेट, एंड सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम थियोपेंटाल इज फैक्ट एक्टिंग और शॉर्ट ड्यूरिंग एनेस्थेटिक सिचुएशन होती है, जिसमें कि कहते हैं कि सच्चाई उगलवाई जा सकती है नार्को टेस्ट में, तो इस टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सिल्वा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कांट बी फोर्स अपॉन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि ये जो इस केस पे बोला गया कि किसी भी पर्सन को बिना उसके कंसेंट के नार्को टेस्ट के थ्रू नहीं डिटेन किया जा सकता है या उसको अंडर ट्रायल नहीं किया जा सकता है। सैलेंट फीचर ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट। अब ग्राम न्यायालय एक थोड़ा सा नया टर्म है इन केस जो कि न्यूज में था, तो इसके बारे में अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट सॉट दैट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल हाई कोर्ट्स on 2019 plea seeking a direction to center and all states that set up ग्राम न्यायालय। दिसंबर 2021 में 476 ग्राम न्यायालय जो है नोटिफाई किए गए 15 स्टेट्स में, 256 आर ऑपरेशनल इन 10 स्टेट्स, यानी कि 10 जो है स्टेट्स में 256 न्यायालय अभी ये जो है फंक्शनिंग है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। लॉ कमीशन इन 114 रिपोर्ट सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय, यानी कि जो भी ये और पार्लियामेंट ने इसको पास किया, तो जो भी कुछ भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं तो ग्राम न्यायालय में उसको रिजॉल्व किया जा सके। मेनली उसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें, प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय इन इंटरमीडिएट पंचायत लेवल, जिसमें कि ये जो है पंचायत लेवल पे हो और जितने भी क्राइम केसेस और जितने भी ट्रायल हैं, सिविल सूट्स हैं, क्लेम्स डिस्प्यूट्स हैं, उनको वहां पे रिजॉल्व किया जा सके इजीली, जो कि बहुत लंबा ना जाए। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट विल अपॉइंट ए न्यायाधिकारी इन ईच ग्राम न्यायालय। तो ये जो होगा कि जो छोटे लेवल पे भी अथॉरिटी दी गई है पार्लियामेंट के और कोर्ट्स के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी ले रही है, और जो भी कंसल्टेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन हाई कोर्ट देती है ये, और उसके बाद इनको
जो है जो भी वर्डिक्ट वगैरह दिए जाएंगे और उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है कि रीचेबल भी है इजीली। शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि नेचुरल जस्टिस होगा और जो जितने भी रूल हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। दे शैल नॉट बी बाउंडेड बाय रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंसेस 1972 का जो एक्ट है उसके थ्रू। अब यहाँ पे बात आ रही है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में काफी न्यूज में भी है कि जो कोलिजियम सिस्टम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अपॉइंटमेंट और ये सारी चीजें। सो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस बार बनाया गया है। जस्टिस यानी कि रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी एट इट्स हेड एंड लॉ कमीशन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। ये जो है 21वां लॉ कमीशन जो है अपॉइंट किए गए हैं, ईच विद अ 3 years टर्म, यानी कि 3 साल का इनका टेन्योर होगा। फुल टर्म चेयरमैनशिप होगी। इसका जो कंपोजिशन है 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग ए मेंबर सेक्रेटरी, यानी कि एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये याद रखना है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उसके, एंड सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स कुड बी देयर, यानी कि पार्ट टाइम 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए। और मेनली फंक्शन की बात करें, मैंडेटेड टू undertake comprehensive and critical examination of existing laws. It is an advisory body to Ministry of Law and Justice. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है और जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको देखना, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली क्रिटिकली एग्जामिन करना, ये सारी चीजें आती हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की बात करें तो इसमें आता है इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एंड व्हाट कांट बी डन डायरेक्टली कांट बी और कांट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी चीजें की जा सकती हैं। इट डिपेंड्स द नोशन दैट लीगल legislation can't be used under color or guise of power which was conferred for one purpose or use it from the same other purpose which is otherwise or not valid, यानी कि कुछ वैलिड हो नहीं हो। कलरिंग मतलब मेन चीज होगा कि एक फॉर्म में उसको यूज किया जा रहा है, दूसरी फॉर्म में उसका किस तरीके से उसको सही तरीके से यूज करना किसी भी लॉ को। इट बिल्ड अपॉन फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर दोनों अलग अलग है। इट इज अ टूल डिवाइज्ड एंड अपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू अवॉइड एनी अनजस्ट और अनफ्रॉडुलेंट यूज ऑफ इंडियन लॉ। इसमें मेनली है कि अनफ्रॉडुलेंट लॉज को जो है यूज किया जा सके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई जो भी लॉ को यूज कर रहा है तो उसका फ्रॉडुलेंट यूज नहीं होना चाहिए। इंडियन लॉ का सेफगार्ड अच्छे से होना चाहिए। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, ordered reserving 68% of the seats for the student belong to backward classes was violative of Article 14 is disguise of making a provision under Article 14 subclause 4, जिसका जो है वायलेट है, क्योंकि आप किसी भी कम्युनिटी को 68% रिजर्वेशन तो नहीं दे सकते ना। उसी के लिए ये जो है प्रोविजन आप कह सकते हो कि उसको अनलॉफुल डिक्लेयर करना, और कोई भी लॉ है वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब 3 चीजें हैं ये आपको जो आप एज एन होमवर्क भी देख सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ फिट्स एंड सब्सटेंसेस, फिट मींस ट्रू नेचर एंड एसेंस ऑफ द समथिंग एंड सब्सटेंसेस मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज का कुछ इसेंशियल पार्ट जो यूज कर रहे हो या सब्सटेंस होगा। इट सेज दैट वेयर द क्वेश्चन अराइजेस द determining whether a particular law related to a particular subject, किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो सकता है वो, court looks to be substance of the matter, thus substance fall within the union list। अब incidental encroachment है या फिर state doesn't make it invalid, या जो भी कोई भी लॉज बना, अब यूनियन ने बना दिया और स्टेट के लिए अगर वो वैलिडिटी नहीं है, that depends on, जैसे सुप्रीम कोर्ट वेरियस केसेस लाइक कैलकाटा गैस कंपनी केस 1962, इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस है 1990 का, जिलूबाई नानबाई खचरा केस 1994 refer to the principles of fit and substances. It is essential to ascertain the rule, nature and character of legislation
for purpose of determining list under which it is false. हिजाब बैन केस आपने देखा होगा स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट में, तो ये हिजाब बैन केस से रिलेटेड एक बार ये पढ़ लेना। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज attached not only to separate subsequent proceedings but also subsequent stages of same proceeding। तो ये एक बार आप देख लेना। बाकी जो है ऑलरेडी सारी चीजें कवर हो गई हैं इसमें टॉपिक 4 में।